की बात में आज यूपी की बात करेंगे, जहां सियासी पारा चढ़ा हुआ है। लेकिन सियासी पारा तो चढ़ा है और ऐसा चढ़ा है कि योगी और अखिलेश दोनों ने ऐसे ऐसे बयान दे दिए हैं जिससे अब ऐसा लगता है कि मुकाबला और तीखा हो गया है। अखिलेश यादव कहते हैं मैं बीजेपी से भी बड़ा हिंदू हूं, जबकि योगी जी कहते हैं उनके अब्बाजान से पूछना पड़ेगा। यानी मुलायम को अब्बाजान कह रहे हैं योगी, और 300-400 सीटों के दावे भी हो रहे हैं। उस पर भी होगी बहस, लेकिन पहले आज की 10 बड़ी खबरें। जेवलिन थ्रो में भारत को मिल सकता है गोल्ड मेडल। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का मुकाबला जारी। गोल्ड के लिए नीरज की सबसे मजबूत दावेदारी। ओलंपिक के आखिरी दिन कुश्ती में भारत को मिला मेडल। बजरंग पूनिया ने कजाकिस्तान के पहलवान को 8-0 से हराकर जीता ब्रॉन्ज। सीएम खट्टर ने 2.5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया। मिशन यूपी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले किसानों के वोट के लिए कर्ज माफी करता है विपक्ष। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोदी सरकार के सभी मंत्रियों को चाय और नाश्ते पर बुलाया। शाम 6 बजे होगा कार्यक्रम। मोदी कैबिनेट की 3 दिन की होगी मैराथन बैठक। 10, 11 और 12 अगस्त को संसद भवन परिसर में होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा बीजेपी सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया, बीजेपी ने लोकतंत्र को लूटा है। एमपी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम को पीएम मोदी ने किया संबोधित। अन्न योजना में करीब 1 करोड़ लोगों को दिया जाएगा राशन। कांग्रेस ने अन्न उत्सव को बताया बीजेपी का ब्रांड उत्सव। कहा पीएम और सीएम के फोटो लगे थैले में अन्न बांटकर बीजेपी कर रही है ब्रांडिंग। देश में और तेज होगा टीकाकरण अभियान। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। एक आतंकी को जिंदा पकड़ा, दूसरा एनकाउंटर में ढेर। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। तो राष्ट्र की बात में आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात होगी। अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भले ही अभी औपचारिक बिगुल नहीं बजा हो, लेकिन राजनीतिक दलों की तैयारियां और बयानबाजी से मानो यूपी की जंग ऐसा लग रहा है अब शुरू हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ हो, अखिलेश यादव हो, बीएसपी हो या ओवैसी, हर कोई अपना अपना दावा ठोक रहा है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच एक जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव के एक बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके पिता मुलायम सिंह यादव पर तंज कस दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा उनके अब्बाजान, यानी अखिलेश के लिए कह रहे हैं, उनके अब्बाजान कहते थे अयोध्या में परिंदे को भी पर नहीं मारने देंगे। लेकिन अब वहां राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। अगले 3 साल में अयोध्या में एक बड़ा भव्य राम मंदिर होगा, यह योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा था सीएम योगी से बड़ा हिंदू हूं, मैं बीजेपी से भी बड़ा हिंदू हूं। हिंदू होने की जो परिभाषा बीजेपी वालों की है वो समाज को बांटती है। साथ ही उन्होंने कहा था जहां तक भगवान की पूजा की बात है तो मैं भी सुबह 4:30 बजे उठकर पूजा करता हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा योगी जी अगर 4 बजे उठते हैं तो मैं 3:30 बजे उठता हूं। वहीं अखिलेश यादव ने सीएम योगी के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें योगी ने अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव को अब्बाजान कहकर तंज कसा था। सुनिए। पार्टी के मुख्यमंत्री जी को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। कल मैंने इंटरव्यू सुना है, हमारा आपका मुद्दों पर झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना अपने आपके पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपनी भाषा का संतुलन रखें। इधर आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लखनऊ पहुंचे। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा बीजेपी सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी अब बीमारू राज्यों की कैटेगरी से निकल गया है। जरा सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 करोड़ किसानों को
2,000 रुपए के हिसाब से 3 किस्तों में देने का जो निर्णय किया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में, अभी तक 1.36 लाख करोड़ रुपए भारत के 10 करोड़ किसानों को दे दिया गया। क्या ये हम आंकड़े याद रख करके चर्चा नहीं करेंगे? ये हमने एजेंडा सेट नहीं करना है क्या? क्या हमने लोगों को नहीं बताना है कि हम कैसे अलग हैं? आज तक किसने किसान का सम्मान दिया था? मैं अपने हिमाचल में बहुत अच्छा काम करता था, फैमिली प्लानिंग टॉप मोस्ट, लोगों को सुविधा देना टॉप मोस्ट, सब कुछ। लेकिन जब आंकड़े बिगड़ते हुए देखते था देश का, तो मैं पूछता था ये हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये इतने अच्छे काम के बाद ये बीमारी कहां से लग रही है, कैसे ये नहीं हो रहा है? तो पता चलता था कि हमारे यहां कुछ बीमारू राज्य हैं, कुछ बीमारू राज्य हैं, और उस बीमारू में यू होता था उत्तर प्रदेश, हर दृष्टि से बीमार। आज वो बीमारू राज्य अपने पांव पर सबल होकर के योगी जी के नेतृत्व में छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है और दूसरे नंबर पर खड़ा हो गया। इस बात को हमको समझना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, विपक्ष को विकास से कोई लेना देना नहीं है, यूपी की जनता बीजेपी के साथ खड़ी है। एक ही आरोप विपक्ष लगा रहा था, और लगा रहा था कि पंचायत चुनाव नहीं कराने चाहिए थे। उनको विकास से कोई मतलब नहीं, वे संवैधानिक प्रक्रिया को रोकना चाहते थे। हम लोगों ने कहा कि हम कोरोना को भी नियंत्रित करेंगे और पंचायत चुनाव को भी संपन्न करेंगे, और अंततः पंचायत के चुनाव प्रदेश के अंदर देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में सकुशल संपन्न हुए। विपक्ष चुनाव की दृश्य जब आ रहा था, तो पब्लिक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में खड़ा होकर के पब्लिक चिल्लाने लग गई थी कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख बनना चाहिए क्योंकि हमें विकास कराना है। जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनना चाहिए क्योंकि हमें विकास कराना है। और जिन लोगों ने लूट खसोट का एक नया प्रदेश के अंदर जरिया बनाया था, ऐसे लोगों को किसी भी स्थिति में नहीं आने देना चाहिए। इधर अखिलेश यादव ने अपना दावा आज फिर से दोहरा दिया, बड़ा दावा। अखिलेश बोले, इस बार समाजवादी पार्टी यूपी में 400 सीटें जीतने वाली है। जरा फिर से सुनिए, 2 दिन पहले भी हमने सुनाया था, आज फिर बोले 400 सीटें जीतेंगे। सुनिए। हर आदमी सच बोल सकता है, आपका जवाब दे सकता है, तो सरकार घबरा रही है, डर रही है। चुनाव आने दीजिए, जो संख्या मैंने बताई है वही संख्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल जीत करके आएंगे। इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी से झूठी उम्मीद कर सकते हो। इतने झूठे मुख्यमंत्री कभी नहीं मिले होंगे उत्तर प्रदेश को जो अब मिले हुए हैं। इस सबके बीच बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने भी अपना दावा किया। उन्होंने कहा, अगले विधानसभा चुनाव में यूपी में बीएसपी की सरकार बनेगी क्योंकि पूरा यूपी अब मायावती की तरफ देख रहा है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर भी अपने अपने दावे कर रहे हैं। राष्ट्र की बात में इसीलिए हमारा आज का सवाल बड़ा सीधा है, अखिलेश क्यों बोले मैं योगी से बड़ा हिंदू, और योगी ने मुलायम को अब्बाजान क्यों कहा? क्या रणनीति है इसके पीछे? राष्ट्र की बात में जल्दी से परिचय करा दूं, बीजेपी से आज संजू वर्मा आ गई हैं, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया आपको दिखाई देंगे, बीएसपी से सुधींद्र भदौरिया आपको दिखाई दे रहे हैं, और मुस्कुराते हुए सुरेंद्र राजपूत आ गए हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। वारिस पठान भी हैं एआईएमआईएम से, और अभय दुबे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। आप सभी का स्वागत है। संजू, आपसे शुरू करूंगा। संजू, ये अखिलेश के पिताजी मुलायम सिंह यादव को अब्बाजान कहने के पीछे क्या स्ट्रेटजी है आपकी, क्या रणनीति है? पहली बात तो ये, अखिलेश यादव जो अभी हाहाकार मचाकर दुहाई दे रहे हैं कि मैं योगी आदित्यनाथ से भी बड़ा हिंदू हूं, तो मुझे लगता है आपके दर्शकों को जानना जरूरी है कि अक्टूबर 1990, 30 अक्टूबर 1990 और नवंबर 2, 1990 मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, लाठियां बरसाई थी, और कहा जाता है कि औपचारिक तरीके से तो शायद 12 या 16 लोग मरे थे, पर आप कहते हैं कि गिनती शायद 55 लोगों की थी, 55 निहत्थे लोगों को मारा गया था। तो हिंदुओं की दुहाई देने वाले, पहले तो ये बताइए 1990 में अयोध्या की तरफ बढ़ रहे कार सेवकों पर आपने गोली चलाई, आपको शर्म नहीं आई? दूसरी बात,
मैं कहती हूं कि वाराणसी में 2006 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे और 2 लोग पकड़े गए, असदुल्ला और वलीलुल्ला। अखिलेश यादव ने हाईकोर्ट में याचिका फाइल की कि ये दोनों लोग इनोसेंट हैं, इन्हें छोड़ दिया जाए, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो 2010 में अखिलेश यादव को जमकर फटकार लगाई थी। बात यहां तक नहीं खत्म होती है मानक जी, बात फैजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ में जो 2007 में बम ब्लास्ट हुए थे, उसमें भी मुसलमान इन्वॉल्व थे। मैं इसलिए ये बोलना चाहती हूं, हालांकि मैं बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि हम सब यही कहते हैं टेरर हैज नो रिलीजन, बट टेरर हैज अ रिलीजन। अखिलेश यादव जी जब बम ब्लास्ट हुए थे गोरखपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में 2007 में, तब भी आप कोर्ट पहुंच गए थे, तब भी आपने याचिका फाइल की कि भाई ये लोग इनोसेंट हैं, ये लोग बेकसूर हैं, इन्हें प्लीज छोड़ दिया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जब सत्ता में थे आपने हिंदुओं के लिए क्या किया 5 ऐसी चीजें गिनवा दीजिए जो आपने हिंदुओं के भले के लिए किया हो। आप आजमगढ़ से विधायक हैं, चलिए उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, आजमगढ़ में आपने हिंदुओं के लिए क्या किया? अरे आपकी पार्टी चाचा, भतीजा, मामा, भांजा, बेटा, बाप, आप लोग अपने घर के अंदर की सियासत को तो सुलझा नहीं पा रहे, और आप उत्तर प्रदेश मतलब संजू, इसका मतलब यह है कि आप अखिलेश को अखिलेश और मुलायम को अब्बा जान और हिंदू मुस्लिम आप इसी पर घेरेंगे ना? क्यों नहीं घेरेंगे? हाँ, वो योगी आदित्यनाथ तो कुछ भी कहे, पर हम सत्ताधारी पार्टी होकर हमको चुप रहना है और इनकी अनाप शनाप बेबुनियादी इल्जामों को झेलना है। क्यों? सत्ताधारी पार्टी का लोकतंत्र में कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गणतंत्र में सिर्फ विपक्ष को मिलता है क्या मानक? अनुराग भदौरिया अगर अखिलेश कहेंगे मैं बड़ा हिंदू और बीजेपी के जाल में फंसेंगे तो यही होगा, मुल्ला मुलायम, अब्बा जान, इन सब में इस सब बहस से आप भाग नहीं पाएंगे अनुराग। देखिए, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कितनी बेशर्मी से इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन 4.5 साल में जो काम है उस पर नहीं गिरा रहे हैं। आप देखिए इनकी कहानी देखिए, कह रहे हैं कि हालांकि ये देश के संविधान को नहीं मानते मुझे लगता है, और देश के कानून व्यवस्था को भी नहीं मानते। हम लोग संविधान और न्याय अब किसी को कोई ऑब्जेक्शन, और उसने सबसे ज्यादा अगर विकास अगर अयोध्या किया तो समाजवादियों ने किया, चाहे वहां पे राम की पौड़ी बनाई हो, चाहे 5 कोसी यात्रा वहां पे बनाई हो, चाहे चेंजिंग रूम बनाए हो, चाहे पूरे अयोध्या का हमने अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन किया हो। एक बात। दूसरी बात, जहां तक भाषा की बात है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भाषा ही नहीं आती। दिक्कत तो ये है, अगर आप हिंदू मतलब होता है, हिंदू वही होता है जो सनातन धर्म को मानता है। सनातन धर्म का मतलब क्या होता है? सनातन धर्म मतलब भाईचारा, लोकतंत्र, इसको कहते हैं ना। पूरे वसुदेव कुटुंबकम की बात करने वाले हम लोग हैं, सभी को अपनाते हैं, और कोई यहाँ पे कोई पराया नहीं है, सबको अपना के चलते, किसी को तकलीफ ना हो पाए, अंतिम व्यक्ति को भी न्याय दिलाने की क्षमता हो, इसी को तो सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म में तो लोकतंत्र है। लेकिन आप देखिए, अगर मैं इनसे बात करूंगा रामायण की, अगर हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आप 1 to 1 कर दीजिए, इनसे मैं अगर चौपाई पूछने लग जाऊं कि आप चौपाई सुनाइए रामायण की, मैं सुनाऊंगा 20 चौपाई। सुनाइए अनुराग, सुना दीजिए फिर आज। अनुराग सुना दीजिए। चलिए मैं सुनाता हूँ, सुनाइए मैं सुनाता हूँ, उनसे बोलिएगा वो भी फिर सुना दे। पहले आप सुनाइए। सुनिए, मैं बोल भी दे रहा हूँ। हाँ। मैं पूरी बात कर लूं। मैं बोल भी दे रहा हूँ कि मैंने जब उनको बोला था कि यहाँ प्रभु राम जब सीता माँ को जब रावण लेके चला गया, तो प्रभु राम देखिए सनातन धर्म को मानने वाले, वो भी अपने आप को क्या कह रहे हैं कि हम महादेव की आराधना करेंगे, महादेव की आराधना कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला? नमामि शमिशान निर्माण रूपम विभम व्यापकम वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिराकाश महाकाश भासम भजे हम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणगार संसार पारम न तो हम। और सुन लीजिए, जब प्रभु राम कहते हैं, प्रभु राम ने वहां एक और चीज, विप्र धनुषुर संत हित लिन है मनुज अवतार। इसका मतलब क्या होता है? जब समाज के अंदर में भारतीय जनता पार्टी जैसे असुर पैदा होते हैं, जब समाज के अंदर में वो डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, जब वो उन पे अत्याचार करना चाहते हैं, हम जनता के बच्चे जिनकी मौत हो रही है, महंगाई बेरोजगारी से प्रोग्राम के बच्चे जो आत्महत्या कर रहे हैं, यहाँ प्रोग्राम की बच्चियों का चीरहनन हो रहा है। ओके अनुराग, 1 सेकंड। ऑलराइट अनुराग, 1 सेकंड। बहुत बढ़िया।
संजू जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। संजू, आपको अब देख लीजिए, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं जो अखिलेश ने कहा था वही दोहरा रहे हैं। कह रहे हैं हम आपसे कम हिंदू नहीं है, आपसे बड़े हिंदू हैं। चौपाई सुना रहे हैं। अब यही होगा, आपके हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश है पूरी समाजवादी पार्टी की। नहीं, इससे को चौपाई सुनाए ना। मानक जी, अभी मुझे बोलने का मौका दीजिए। इनकी बेतुकी बातों से मुझे कोई सुनाइए। चौपाई बेइज्जती होती है, प्रभु राम की चौपाई बेइज्जती है। ओके अनुराग एक एक करके वन बाय वन आपने चौपाई सुना दी। ओके, आपने चौपाई सुना दी, आपने गेंद संजू वर्मा के पाले में फेंक दी। अब संजू वर्मा की बारी है, अब देखते हैं वो कैसी बैटिंग करती हैं। संजू वर्मा, आपको भी चौपाई सुनानी है, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं। आउट। एक मिनट मानक जी। हाँ, मुद्दे की बात तो ये है कि ये जो विपक्ष है, जैसा जेपी नड्डा कहते हैं, मैं दोहराना चाहती हूँ, विपक्ष के पास आज ना तो नीति है, ना इनके पास सही नीयत है, ना इनके पास कार्यकर्ता है, ना इनके पास कार्यक्रम है, ना इनके पास संगठन है। वन बाय वन ना एक सेकंड, ऐसे नहीं वन बाय वन। चौपाई नहीं आती। अनुराग यू मेड योर पॉइंट। आपने चौपाई सुनाई, आपने उनको चुनौती दी, अपना जवाब दे रही है, नहीं सुनना पड़ेगा। नहीं सुनिए, अब सुन लीजिए ना, दर्शक सुनना चाहता है। ऐसे नहीं आवाज बंद करिए। ओनली संजू, एक बार में एक ही व्यक्ति बोलेगा, बाकी सबकी आवाज बंद रखिए। संजू बोलिए। पहली बात तो ये कि जो जेपी नड्डा जी कहते हैं मानक जी, कि विपक्ष क्यों कोई चुनाव जीत नहीं पा रहा, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है यहाँ पर आकर चौपाई सुनाते हैं। अरे ये चौपाई से आप चुनाव नहीं जीतोगे। आपको लोकसभा 2019 में उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी को केवल 5 सीटें मिली थी। आपको शर्म आनी चाहिए। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा में आपको सिर्फ 47 सीट्स मिली थी। आप तो तब भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे कि हम सत्ता में आएंगे। आपको यूपी की जनता ने धक्के मारकर सत्ता से बाहर निकाल दिया और 2022 में वही होने वाला है। मतलब आप फर्जी हिंदू कह रही है क्या इनको? फेक हिंदू कह रही हैं आप? एक मिनट लेट मी कंप्लीट। फेक हिंदू 20 सेकंड्स। फेक हिंदू कह रही हैं आप? मानक जी, जनता आज बड़ी जागरूक है, जनता सब समझती है। और जैसा अमित शाह बोलते हैं, क्रोनोलॉजी समझिए। 2022 से पहले इनको अपना हिंदू होना याद आ गया। मैं चुनौती देती हूँ, बताइए पहले आजमगढ़ से विधायक रहने के बावजूद उत्तर प्रदेश की जनता के लिए या आजमगढ़ के लोगों के लिए 5 ऐसी चीजें बताइए जो हिंदुओं के भले के लिए अखिलेश यादव ने की हो। आपके अखिलेश यादव ने गोमती स्कैम, लैपटॉप स्कैम, पेंशन स्कैम, इन तीनों चीजों में माहिर। ओके सुधींद्र भदौरिया, ऑलराइट। संजू वर्मा कह रही है ये चुनावी हिंदू हैं। सुधींद्र भदौरिया साहब, क्या आप इस तरह के चुनाव के लिए तैयार हैं जहां पर अब्बा जान, छोटा हिंदू, बड़ा हिंदू, ये सब तो होगा? सुधींद्र भदौरिया। समझा पढ़ा और जो अपने जीवन में कार्यकर्ता के तौर पर उतारा, वो हमने परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को समझा। उन्होंने हमें ये समझाया जब संविधान सभा की बहस हुई कि ये देश सभी का है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिखों का है, ईसाइयों का है। और हमने चौपाई नहीं हमने सीखी, हमने ये जरूर सीखा कि भारत के संविधान के तहत जो हमें बुनियादी अधिकार आर्टिकल 19 में दिए हैं, उसमें सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो। तो इसलिए अब जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ये इस बात पर होगा कि इस देश में लोकतंत्र और संविधान को मानने वाली एकमात्र संस्था पार्टी जो आम जनता की निगाह में है, कानून व्यवस्था जो दे सकती है, वो बहुजन समाज पार्टी है। अब लोग दावे कर रहे हैं, कोई नंबरों के दावे कर रहे हैं। 300-400 भदौरिया जी, योगी जी बोले 300, अखिलेश बोले 400। गलत कर रहे हैं वो लोग। 403 बोलना चाहिए, 3 काहे के लिए छोड़ दिया? मैं तो ये कहूंगा कि 403 का दावा करें। जो दावा कभी भी किसी ने नहीं पूरा किया, उस तरह के दावे कर सकते हैं। पर हम ये जरूर कहेंगे कि उत्तर प्रदेश का ये चुनाव होगा, इस कसौटी पर जनता कसेगी कि कानून व्यवस्था क्या बहन मायावती जी के शासन में सबसे अच्छा था या किसी अन्य मुख्यमंत्री के शासनकाल में सबसे अच्छा था। उत्तर प्रदेश में जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो उत्तर प्रदेश का जीडीपी या विकास दर 9% था। कोई बतला दे, कोई भी मुख्यमंत्री बतला दे। मुलायम सिंह जी जब
वो छोड़ के गए तो उत्तर प्रदेश को 3.5 लगभग 4% पर उन्होंने विकास दर भदौरिया जी मैं समझ रहा हूं से लिया, भदौरिया जी 4% पर ले जाके उसको 9% तक पहुंचाया। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में दर्जनों उन्होंने विश्वविद्यालय बनवाए, दर्जनों उन्होंने हॉस्पिटल बनवाए। अभी कोरोना काल में इतनी जनता तबाह थी, उसके लिए भी उन्होंने एक ऑक्सीजन सिलेंडर का नोएडा के अंदर। भदौरिया जी मेरा बड़ा मासूम सा सवाल है, आप कह रहे हैं सब बराबर हैं, हिंदू मुस्लिम की इस डिबेट में आप नहीं पढ़ना चाहते। मुझे बहन मायावती का वो बयान भी याद आता है जिसमें वो खुलेआम मुसलमान भाइयों से कह रही थी कि बहुजन समाज पार्टी को वोट दे देना, जिस पर उनकी काफी आलोचना भी हुई थी चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। आपको याद होगा सर? हम कह रहे हैं क्योंकि कुछ लोग जब ये कहते हैं कि कुछ लोग हिंदुस्तान में नहीं दूसरे देश में जाके रहें, तो हमारा ये कहना है कि उनका उतना ही ये देश है जितना कि अन्य लोगों का है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है, वो अल्पसंख्यक जरूर है, कुछ लोग बहुसंख्यक हो सकते हैं, पर ये देश समान रूप से सभी लोगों के लिए बराबरी का हक देता है। इसलिए डरिए मत, हम आपके पीछे खड़े हैं, आपको सुरक्षा देंगे। हम केवल लफाजी नहीं करेंगे, हम केवल दोहे और चौपाइयां नहीं पढ़ेंगे, मतलब हम इस देश के अंदर वास्तव में संविधान को लागू करेंगे और बराबरी लाकर हम इस देश की जनता को और विशेषकर कमजोर वर्गों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, महिलाओं को, इन लोगों को अधिकार देकर एक नया उत्तर प्रदेश, एक नई रोशनी लाकर और नए भारत निर्माण की ओर। बहुत बढ़िया। सुधींद्र भदौरिया बीएसपी की तरफ से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बाकी पार्टियों को चुनावी हिंदू बता रहे हैं, एक तरह से चुनावी हिंदू। वही बात जो बीजेपी कह रही थी। सुरेंद्र राजपूत हैं क्या? सुरेंद्र राजपूत, उसके बाद वारिस पठान, फिर अभय दुबे। सुरेंद्र राजपूत, चुनावी हिंदू हैं आप, यही बात संजू वर्मा कह रही है और यही बात सुधींद्र भदौरिया। अखिलेश यादव भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अनुराग भदौरिया अभी चौपाई सुना रहे थे, अखिलेश यादव बोल रहे मैं बड़ा हिंदू हूं, और यही बात राहुल गांधी आप लोग भी करते हैं, मंदिर जाते हैं चुनाव से पहले। सही। देखिए, दो बातें तो स्पष्ट हो गई मानक भाई। नंबर एक, ये स्पष्ट हो गया कि बसपा और भाजपा एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को ही बाकी सब लोग अपने अलावा चुनावी हिंदू नजर आते हैं। हाँ। ये तो तय हो गया ना आपके सामने। हाँ। एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया, दोनों के दोनों इस तरीके की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए दोनों लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। पहली बात, कोई से लड़ रहे हैं कि भाजपा से लड़ रहे हैं। बंगाल में ये लड़ रहे थे सुधींद्र भाई बंगाल अब रहने दीजिए, रहने दीजिए। आप जानते हैं कि मैं भदौरिया जी आपको मौका दूंगा जवाब देने का। जिता रहे थे। भदौरिया जी आपको मौका दूंगा जवाब देने का। हाँ सुरेंद्र राजपूत कंप्लीट करिए। भदौरिया जी कैप्टन के बेटे हैं आप। वन सेकंड, अभी 3 लोग नहीं बोले, आ रहा हूं, सबके पास एक एक करके आऊंगा। आप जाके जिताइए भाजपा को, कम्युनिस्ट पार्टी से मिलके भाजपा को जिताने का काम करिए बंगाल में। ये क्या हो रहा है मानक भाई? ओके भदौरिया जी, दूंगा आपको मौका दूंगा। भदौरिया जी जवाब दे दीजिएगा, थोड़ी देर में मौका दे रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत कंप्लीट करिए, फिर वारिस पठान, अभय दुबे, उसके बाद दूसरा राउंड। हाँ बोलिए। तो मेरा जितना समय सुधींद्र खा गए हैं वो समय आप। हाँ बोलिए। ये मैं कह रहा था, मैं ये कह रहा था, आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी क्या बदतमीजी कर रहा है? एक सेकंड। हाँ बोलिए, अब बोलिए। भदौरिया जी अभी आपको मौका दे रहा हूं, एक सेकंड। हाँ सुरेंद्र राजपूत बोलिए। मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की और क्या नाम बसपा की गठबंधन अपने आप पता चल गया। जो भाजपा कहती है वो बहन मायावती जी करती हैं, आदरणीय सुधींद्र भदौरिया जी भी वही कर। अब आप देखिए आपके चैनल पर क्या हो रहा है। चौपाई, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, ये सारी की सारी भाजपा के लोग कर रहे हैं, और उसके बाद मनचाहा बोल रहे हैं, किसी के पिता को कुछ कह रहे हैं। नहीं, चौपाई अनुराग भदौरिया ने सुनाई है, चौपाई बीजेपी थोड़ा कर रही है। सर एक मिनट, आप मानक भाई आप मेरी बात को पूरी नहीं, मुझे करेक्ट करना पड़ेगा। आपने कहा कि बीजेपी कर रही है चौपाई और हिंदू मुसलमान, चौपाई अभी अनुराग भदौरिया ने सुनाई है। मैं बताता हूं। मैं उस पर भी आ जाता हूं। आप बहुत मासूम सा प्रश्न करते हैं, तो जब मासूम सा करते हैं तो बड़े मासूम लगते हैं आप। मैं आपको बताऊं कि आप देखिए कल जितनी सारी बातें कह रहे, स्वतंत्र देव सिंह कहते हैं भाई यूपी में महंगाई नहीं, पूरे देश में महंगाई है, महंगाई के लिए मोदी जिम्मेवार है, योगी जी के यहां कोई महंगाई नहीं। इनके साथ आज जेपी नड्डा कहने लगे यूपी तो बीमारू राज्य था,
हमने बीमारू राज्य से उसको वेंटिलेटर पे पहुंचा दिया, मरने की कगार पर है। हम बहुत स्पष्ट रूप से हम इनके किसी चक्कर में नहीं पड़ने वाले, ना हम इनके शमशान कब्रिस्तान के चक्कर में पड़ने वाले, ना हिंदू मुसलमान के। हम तो पूछना चाहते हैं कि पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश के 70 लाख रोजगार कहां हैं और पिछले 7 साल में देश के 14 करोड़ रोजगार कहां हैं। अरे मुझे लगा आप भी कोई चौपाई उपाई सुनाइएगा। अनुराग भदौरिया ने सुनाई, बाकी सबको चुनौती दे दी। अगर आप हिंदू हैं तो सुनाइए। नहीं, हिंदुओं का वोट मांगते हैं तो बताइए आप हिंदू हैं। मुझे अपने हिंदू होने पर किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना आपका चाहिए, ना भाजपा का, ना सुधींद्र का चाहिए और ना ही अनुराग भाई का चाहिए। मैं हूं अपनी जगह पर, उसको वो सब सामने है सारी। आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू, और चौपाई सुनाकर के कोई हिंदू नहीं होता। सच ये है कि नसीरुद्दीन शाह जो है बहुत अच्छा कैरेक्टर रोल प्ले करते हैं, दिलीप कुमार साहब बहुत अच्छा कैरेक्टर रोल प्ले करते हैं, और वो जो भजन गाते हैं कि मन तरपत हरि दर्शन को आज, तो ये जितने अभिनेता प्रधानमंत्री और मंत्री बन गए हैं ना, ये पिछले 7 सालों में, ये अभिनय ही तो कर रहे हैं प्रधानमंत्री के पद का। प्रधानमंत्री के पद का जो लोग अभिनय कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, वो बहुत सुना दे। सुन लीजिए अभी। तो मेरा जो बड़ा स्पष्ट मानना है कि इन सारी चीजों से देश नहीं चलता, समाज नहीं चलता, राजनीति नहीं चलता। रोजगार दीजिए, इधर उधर की बात मत कीजिए। 14 करोड़ रोजगार आपने लूटे हैं। आपने 25 लाख करोड़ रुपया जो है आपने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी का लूटा है। वारिस पठान लुटेरे हैं, लुटेरे को आपको जवाब देना पड़ेगा। ओके, मैं अभी जवाब लूंगा। एक सेकंड। वारिस पठान, मैं बड़ा हिंदू। हाँ, वारिस पठान, मैं बड़ा हिंदू। अब्बा जान, आखिर देखिए यूपी चुनाव आ गया ना, और अभी अनुराग भदौरिया ने सुना दी चौपाई। अब आप क्या सुनाइएगा, बोलिए। बिल्कुल देखिए मानक जी, पिछले 30 मिनट से मैं खामोशी के साथ सुन रहा था, लिहाजा मेरी आपसे दरखास्त है कि मुझे भी बोलने का उतना ही अवसर दिया जाए जितना आपने दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ताओं को दिया है। आपने सही कहा, यूपी का चुनाव शुरू हो गया है और अभी कौन बड़ा हिंदू, इसका कंपटीशन शुरू हो चुका है। अखिलेश ने कह दिया कि मैं बड़ा हिंदू हूं, कहीं योगी कह रहे हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, अब राहुल गांधी ने तो कह दिया था हम तो जनेऊधारू है। अब ये अगर वारिस पठान ये बोल दे कि मैं बड़ा मुसलमान हूं, मुझे वोट दो, तो बोलेंगे कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कांग्रेस बोलेगी ये सेक्युलर नहीं है, भाजपा मुझे एंटी नेशनल डिक्लेयर कर देगी, और मुझे तो बोला जाएगा कि आप देश के बाहर चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, फला जगह चले जाइए। मगर एक सवाल ये जागरूक होता है मानक जी कि चुनाव आ गए हैं, 6 महीने बाकी है, डेवलपमेंट की बात कौन कर रहा है? अगर मैं भाजपा के प्रवक्ता को ये बात कर लूं कि बताइए मुझे 4.5 साल में योगी ने कोई 7 ऐसे बड़े कार्य किए हो विकास के उत्तर प्रदेश में, तो उनको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, उनको पता नहीं होगा। अगर मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लूं, बताइए साहब 2012 के घोषणा पत्र में अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर यदि हम सत्ता में आए तो मुसलमानों को हम 16% रिजर्वेशन देंगे जॉब में, एजुकेशन में, और वो पूरा नहीं किया। दोनों के पास भी जवाब नहीं होगा। तीसरी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस का टाई फिश है, आपको पता है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। राहुल गांधी कुछ अमेठी की अपनी सीट से हार गए, जाके साउथ से लड़े, करेला के पास से लड़े और वहां से जीते। अब ये रहा बीएसपी, तो अब ये लोग कर रहे हैं ब्राह्मणों का सम्मेलन हो रहा है। अरे कभी विकास की भी बात कर लो। देखा हमने, आपने, मानक जी, सबने तैरती हुई लाशें, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। वहां पे लकड़ी नहीं मिली थी, शमशान के अंदर लोगों को जला दिया गया, उसके ऊपर कोई बोलने को तैयार नहीं है। पेट्रोल डीजल गैस का भाव आसमान छू गया, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे। आप कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि लोगों का रोजगार छीन गया 70 लाख का। मैं बताता हूं आंकड़े उससे ज्यादा का छीन गया है, मगर क्या इनके पास नीति है? कुछ नहीं। और हम जब लड़ने आ रहे हैं चुनाव, हम चाहते हैं कि हमारे भी लोगों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, एजुकेशन मिले, क्योंकि आज की तारीख में अगर उत्तर प्रदेश में आप लिटरेसी रेट देखेंगे तो मुसलमान दलित के बिल्कुल बराबर नहीं तो नीचे भी नहीं है, सेम हो गया है। तो क्यों ये हुआ? क्योंकि हमारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किसी ने किया ही नहीं। अगर देखा ये जाता है देश में कि जहां सत्ता होती है जिस पार्टी की या जिस समाज की, आप समझ लो, तो वहां के लोग कम से कम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होता है, एजुकेशन होता है, ये होता है। हम तो आ रहे लीडर बनाने के लिए, तो सबके पेटों में दर्द शुरू हो गया। समाजवादी ने कल डिक्लेयर कर दिया हम 400 सीट पे जीत रहे हैं। अरे तो 3 सीट छोड़ी किसके लिए है? उनके ऊपर भी आप दावा ठोक देते।
अब योगी जी कह रहे हैं, नड्डा जी कह रहे हैं कि हम 350 के पार चले जाने वाले, तो क्या पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया? तो ये किस दिशा में जा रहे हैं? ना विकास की बात, ना काम की बात, ना आगे बढ़ाने की बात प्रदेश को, बस सिर्फ हिंदू बड़ा, मैं बड़ा, तू छोटा, वो बड़ा, तू छोटा। और सुनिए मानक जी, 10 सेकंड मानक जी, ये बीजेपी वाले यहां पर बोल रहे हैं बैठ के, राम हिंदू, बड़ा हिंदू, इन्होंने यही सियासत की है। राम के नाम पर वोट लिया, राम के नाम पर सत्ता में आए, राम के नाम पर मंदिर का ट्रस्ट बनाया और राम ही के नाम पर घोटाला कर दिया। मेरे हिंदू जो दोस्त है काफी आपकी तरह। ओके अभय दुबे, ऑल राइट, ओके, एक सेकंड, अभय दुबे, उसके बाद संजू वर्मा। अभय दुबे, क्या अखिलेश ने यह कहकर कि मैं बड़ा हिंदू हूं, क्या बीजेपी की पिच पर पहला स्ट्रोक खेल दिया क्या? अभय दुबे, देखिए, मैं तो इन बातों को गंभीरता से लेता नहीं हूं। अभी बंगाल में चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के मझोले स्तर के और निचले स्तर के तमाम नेता मंचों से कहते थे, ममता बनर्जी को बेगम ममता कहते थे, खाला ममता कहते थे। आप देखिए, इसका कोई असर नहीं हुआ। दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सांप्रदायिकता फैलाई, वो बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिया सांप्रदायिकता का, उसका कोई असर नहीं हुआ। भाजपा दिल्ली में बुरी तरह हार गई, भाजपा बंगाल में भी बुरी तरह हार गई। 2015 के बिहार के चुनाव में भी सांप्रदायिकता आखिर में फैलाई थी, भाजपा वहां भी नहीं जीती। भाजपा अगर कहीं जीतती है तो सांप्रदायिकता फैलाने के कारण नहीं जीतती है, उसके दूसरे कारण होते हैं। कभी आप मौका देंगे तो हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अच्छा, अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें अभी से ये दावे करना कि हम कितनी सीटें जीतेंगे, ये हास्यास्पद है। इसको भी गंभीरतापूर्वक नहीं लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी दावा करे, चाहे भाजपा दावा करे या गैर भाजपा शक्तियां दावा करें। असली बात यह है कि अभी किसी भी पार्टी की राजनीतिक रणनीति, चुनावी रणनीति फर्म अप नहीं हुई है। लोग, राजनीतिक शक्तियां अपना संतुलन बनाने की प्रक्रिया में हैं। अभी बहुत सारा ऐसा मतदाता मंडल है, ऐसे ब्राह्मण वोट है जो पहले फिक्स हुआ करता था, भाजपा का हुआ करता था, अब फ्लोटिंग हो गया है। सब लोग उस ब्राह्मण मतदाता को अपनी ओर खींचने में लगे हुए हैं। जो अति पिछड़ी और अति दलित जातियां हैं, अखिलेश जी अति पिछड़ी जातियों का एक गठजोड़ बनाना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर ओवैसी साहब के साथ मिलकर अति दलित जातियों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। हम लोगों को समीक्षक के तौर पर इन पर निगाह रखनी चाहिए और राजनीतिक दल जो आपस में अंताक्षरी करते हैं, इसको एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। ओके, ऑल राइट, संजू वर्मा। और उसके बाद जाहिर है मुझे टोक्यो ओलंपिक की भी बात करनी है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पैनल में जितने लोग हैं सब इस बात से सहमत होंगे, अगर नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो का टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीत गए, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि वो गोल्ड भी जीत सकते हैं। जरा आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी खबर होगी ये? ट्रैक एंड फील्ड ओलंपिक में गोल्ड मेडल, बहुत बड़ी खबर। फिलहाल नीरज चोपड़ा सबसे आगे चल रहे हैं, एक राउंड बचा है, 5 थ्रो हो चुके हैं, 6 थ्रो मिलते हैं, सिर्फ थोड़ी देर और, अभी खबर आने वाली है। संजू वर्मा, इतने एक कमेंट कर दीजिए, सांप्रदायिकता से कुछ नहीं मिलने वाला आपको इस बार चुनाव में। मानव जी, यहां पर जितने पैनलिस्ट हैं, सारे के सारे पैनलिस्ट बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं और एक भी ऐसा, आपने जर्नलिस्ट भी ऐसा लाया जो एंटी बीजेपी है। ये जो अभय दुबे यहां पर बैठकर सांप्रदायिकता का भाषण दे रहे थे, तो इनको याद दिला दूं, इनकी कमजोर याददाश्त है। शाहीन बाग में जो 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, खालिद सैफी और आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन, वो मुसलमान है कि नहीं? आपको मुसलमान बोलने में डर लगता है, भाजपा को सांप्रदायिकता पर भाषण दे रहे हैं। आपको जर्नलिस्ट कहने का अपने आप को हक नहीं है, क्योंकि आप एक तरफा बात बोलते हैं। दूसरी बात, यहां पर चौपाई सुनाई गई, तो अनुराग भदौरिया से मैं एक ही बात कहूंगी, आपकी पार्टी का वो हाल है, मुंह में राम बगल में छुरी। पहले 5 सीटों से ज्यादा अपना आंकड़ा तो बढ़ाइए लोकसभा चुनाव में, बाद में सत्ताधारी पार्टी बनने का ख्वाब देखिए उत्तर प्रदेश में। जहां तक वारिस पठान का सवाल है, मुझे कहते हैं कि भाजपा बिना गूगल के बता नहीं सकती क्या विकास कार्य हुए हैं। आपको तो गूगल का स्पेलिंग नहीं मालूम है वारिस पठान जी। आपका गढ़ है हैदराबाद, हैदराबाद में जीएचएमसी इलेक्शंस में आपका वही टैली रहा 44, हमने अपनी 4 सीटों से 48, 4 गुना बढ़ोतरी हुई आपके गढ़ में जाकर। बंगाल में आपने हिंदू मुस्लिम किया, आपको 0 सीटें मिली। आपने असम में जाकर हिंदू मुस्लिम किया, आईमीन को वहां भी 0 सीटें मिली। आप 20 सीटों पर लड़े बिहार में, आपको सिर्फ 5 पर जीत हासिल हुई। महाराष्ट्र में आप 44 सीटों पर लड़े, आपको सिर्फ 2 सीटें मिली। इसीलिए वारिस पठान, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कीजिए। आईमीन इज ओनली ए रीजनल पार्टी, यू आर नॉट ए नेशनल पार्टी। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को यह बता दूं क्या क्या हुआ है और बाकी पैनलिस्ट भी सुन ले। आज उत्तर प्रदेश
जनसंख्या है 22 to 24%, पर योगी आदित्यनाथ ने कहा है चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, उन्होंने ये डंके की चोट पर कहा है 30 से 35% मोदी सरकार की हर सेंट्रल स्कीम का फायदा उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को दिया जा रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मुस्लिम जनसंख्या 22% से ज्यादा नहीं है। इस बात पर क्या कहना है? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिलाने के वक्त हम देखते हैं कि ये मुसलमान है या दलित है या ब्राह्मण है? क्या गैस सिलेंडर देते वक्त मोदी सरकार या योगी सरकार देखती है ये दलित है, ब्राह्मण है, ओबीसी है? और सुरेंद्र भदौरिया जी को मैं एक ब्राह्मणों की बात करते हैं, 4.5 काम नहीं गिना पा रहे, भाषण दे रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में 4.5 काम गिना दीजिए, 4.5 साल का भाषण। ओके, अनुराग भदौरिया, हाँ बोल लीजिए। अनुराग बोल लीजिए। उसके बाद मुझे पता है कभी भी गोल्ड मेडल आ सकता है, मुझे ये शो पॉलिटिकल डिबेट रोकना भी पड़ सकता है। अनुराग भदौरिया बोल लीजिए, बताइए 4.5 बोलिए अनुराग। पूछा जा रहा है कि आपने 4.5 काम क्या उत्तर प्रदेश के अंदर क्या क्या नहीं बता पा रहे, दुनिया भर की बात बता रही, भारतीय जनता पार्टी में बोल रहा हूं 4.5। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।